मृदुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक नहीं बल्कि कई शहरों में लगातार हम पिछले 16 दिनों से देख रहे हैं कि हवाई सायरन बजते हैं, जिसकी वजह से लोग बंकरों में चले जाते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि यूक्रेन का वो कितना हिस्सा है जो कि अब तक रूस की जद में आ चुका है, आग की जद में आ चुका है, और कितने शहर बाकी हैं जिन पर अटैक नहीं हुआ है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता दूं कि जिस दिन पहले दिन हमले हुए थे उस दिन खार्किव का इलाका, सुमी का इलाका, ओडेशा और हर जगह पर, चाहे आप रिवने, लवीव, कीव, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हमले किए गए। इवानो फ्रेंकीव तक में हमले किए गए। तो समझा जा सकता है कि जब पहला दिन था तो हर जगह पर हमले किए गए। उसके बाद कौन कौन से शहर आग से दहल उठे उनके नाम भी हम बता देते हैं। खार्किव वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसके बाद आप चले जाइए, सुमी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके बाद आप थोड़ा साउथ की तरफ जाते हैं, यानी दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो मारियोपोल, माइकोलेव, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें अभी तक हमको देखने को मिल रही हैं। और छोटे छोटे जो गांव हैं कीव के आसपास का क्षेत्र में जरूर इसमें मेंशन करना चाहूंगा, ये वो छोटे छोटे गांव हैं जिनको निशाना बनाया गया है। तो आप मोटा तौर पर ये हिसाब लगा सकते हैं कि हर एक शहर पर निशाना बनाने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि हम हमला किसी भी शहर में कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि कीव पर कब्जा कैसे किया जाए, और इसी वजह से रूस लगातार हमले कर रहा है। कीव ये दो शहर हैं, शहर हर एक शहर को जोड़ते हैं, हर एक बॉर्डर को ठीक है, प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमले बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जब गांव निशाना बनाया जाता है, बिल्कुल वही मृदुल, लगातार हमले जो है अभी भी जारी है। हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई है पोलैंड से, उनके पास जाएंगे। शिवानी, जो ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी वो तो अब गड्ढे में चली गई, यानी कि कोई कॉरिडोर इस तरीके का नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं। अगर वहां से देखा जाए तो कितना आसान है वहां से लोगों का वहां तक लोगों का आना? देखिए, आपको बता दूं कि युद्ध जो है सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है। युद्ध जब मैदान में हो रहा है तो युद्ध सूचनाओं का भी हो रहा है। और जब पलायन की हम बात करते हैं तो पलायन 15 से 20 लाख लोगों का हो चुका है सिर्फ पोलैंड के भीतर। और जो दूसरे देश हैं वहां भी ये लोग पहुंचे हैं। तो जितने भी अहम बॉर्डर हैं यूक्रेन से जुड़े हुए देशों के, वहां से अगर यहां पहुंचने की बात हो तो सफर बेहद मुश्किल है। कम से कम 30 से 40 घंटे लोग पैदल चले हैं। ऐसे लोग हमें मिले जो 30 से 40 घंटे पैदल चले हैं। सुविधाओं का अभाव है बॉर्डर पर, कभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखी गई। तो तैयारियां नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। मौसम की अगर बात करें तो -6 से 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है जब धूप नहीं निकलती है। तो ऐसे वक्त में लोग छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर कितना सामान लेकर आ सकते हैं, कोई भी सोच सकता है। तो वो महज कुछ जरूरत की चीजें उठाकर बाकी सब कुछ अपना यूक्रेन में छोड़कर यहां चले आए हैं और बेहद मुश्किल में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कल हमारी मुलाकात एक ऐसे ही परिवार से हुई जो यूक्रेन से पोलैंड आया था वॉर्सो में, और वो भटक रहा है, कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल में हैं और अभी फिलहाल कोई राहत नहीं दिख रही है। अभी फिलहाल कोई राहत नहीं दिख रही है। लेकिन पीयूष, क्या ये पता चल पाया है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच की ये मुलाकात कितने बजे होनी है? जी, मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट ये है कि जो लुकाशेंको जो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, वो पहुंच चुके हैं मॉस्को और उनको रिसीव भी किया है। वहां के हाई डिप्लोमेट्स हैं, वहां के जो उच्च स्तरीय डिप्लोमेट्स हैं रशिया के, उन्होंने रिसीव भी किया है। और ये मुलाकात जो है आज ही होनी है। और बेसिकली इस मुलाकात के अंदर क्या होना है, बात होगी जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके ऊपर, जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके ऊपर बातचीत होगी कि किस तरह से दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर सकें। बेलारूस वो जगह है जिसको एक लॉन्च पैड की तरह देखा गया है, जहां सर अगर हम रशिया की बात करें, हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की। रशिया ने यह साफ कह दिया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि अगर लोग आना चाहे तो रशिया या फिर बेलारूस की तरफ आए, तो ये शर्त रशिया भी रख रहा है। तो अगर हम आज की मुलाकात की बात करें तो उस मुलाकात में इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, वो किस तरह से परिस्थिति बदल रही है, किस तरह से यूक्रेन से जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें आगे की क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर जो है जरूर आज बातचीत होगी। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिए और आप सभी सहयोगी नजर बनाए रखिए और अपडेट पर हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी तरीके से महायुद्ध पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहने वाली है।